गाजा सिटी के तल अल हवा इलाके में अल कसाम ब्रिगेड्स ने इजरायली सेना पर एक सुनियोजित और घातक हमला किया है, जिसका एक खौफनाक वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे टैंक और दो बख्तरबंद वाहनों के पास विस्फोट होते हैं। दावा किया जा रहा है कि विस्फोट पहले से वाहनों के अंदर लगाए गए आईईडी की वजह से हुए हैं। इस खौफनाक हमले के बाद इजरायली हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को निकालते हुए भी दिखाई दिए हैं। इस पूरे हमले को अल कस्साम ने मूसा की लाठी नाम दिया है, जो एक नया सैन्य अभियान भी अब बताया जा रहा है। यह हमला इजरायली सेना के लिए कई सवाल भी खड़े करता है, खासकर सुरक्षा घेरे और बख्तरबंद वाहनों की सुरक्षा को लेकर। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हमले के दिन जिन जगहों का चयन किया गया था, उनमें एक स्कूल, रोसरी सिस्टर्स स्कूल के पास का इलाका भी शामिल रहा है, जिससे अब नागरिक सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर वाकई में यह हमला बख्तरबंद वाहनों के अंदर विस्फोटों के जरिए किया गया है, तो यह दर्शाता है कि अल कस्साम अब इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी को बाईपास करने की रणनीति अपना रहा है, जो काफी गंभीर सुरक्षा चुनौती भी है। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी एक बड़ा हिस्सा है। अल कस्साम लगातार ऐसे वीडियो जारी भी कर रहा है, जिनका उद्देश्य विरोधी के मनोबल को तोड़ना भी है। वहीं ऐसे हमलों से गाजा के नागरिकों की स्थिति और भी संकट में पड़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे गाजा में संघर्ष बढ़ रहा है, ऐसे हमले दोनों पक्षों के लिए सैन्य और नैतिक दोनों तरह की चुनौतियां पेश भी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इजराइल इस हमले का जवाब कैसे देता है और क्षेत्र में हालात किस ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, हमास और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध विकराल रूप ले चुका है। हालांकि कोशिश तो हो रही है कि युद्ध विराम हो सके, लेकिन अभी तक दूर दूर तक ऐसी कोई उम्मीद दिखती नहीं आ रही कि ये युद्ध थम जाए और इस पर ब्रेक लग जाए। इस जंग ने हजारों लोग की जान ले ली और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में हर कोई बस यही गुहार लगा रहा है कि किसी तरह ये युद्ध रुक जाए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रस्ताव रखे हैं ताकि इस युद्ध को रोका जा सके, लेकिन इजराइल तो इसके लिए तैयार हो चुका है। अब सबकी नजरें जो टिकी हैं वो हमास पर। अगर हमास उस प्रस्ताव को मान जाता है तो उम्मीद है युद्ध विराम भी जल्द हो जाएगा। गजा प्लान पर शर्तों के साथ हमास को बाहर करने के बाद नेतन्याहू ने अगला प्लान एक नए मुस्लिम देश को बना लिया। अब इसराइल की नजर गजा से हटकर सीधे इराक पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू ने भाषण के दौरान एक नक्शा दिखाया था। इसमें उन्होंने लेबनान, सीरिया, यमन के साथ साथ इराक का भी नाम लिया और साफ कहा कि यहां मौजूद रेसिस्टेंस ग्रुप इसराइल के लिए खतरा हैं। यही बयान इराक में राजनीतिक भूचाल ला चुका है। इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने इस बयान को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि इसराइल को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि किसी भी इराकी नागरिक पर हमला पूरे देश पर हमला माना जाएगा। असल में इराक लंबे समय से प्रॉक्सी लड़ाइयों का मैदान रहा है। अमेरिका के इन्वेजन के बाद यहां कई सशस्त्र संगठन उभरे। इनमें से कई ईरान समर्थित और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अब इराक को निशाने पर लिया है। इराक में ईरान समर्थित सबसे बड़े गुटों में कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, बदर ऑर्गेनाइजेशन और हरकत अल नुजबा शामिल हैं। इनके पास लड़ाकू दस्ते, हथियारों का भंडार और सीरिया तक फैले नेटवर्क मौजूद हैं। यही वो ताकतें हैं जिन्हें इसराइल खतरे की तरह दिखता है। कताइब हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और ड्रोन क्षमता तक है। असाइब अहल अल हक कई बार अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी कर चुका है। बदर ऑर्गेनाइजेशन का राजनीतिक दखल है, जबकि हरकत अल नुजबा सीरिया युद्ध में बड़ी भूमिका निभा चुका था। यानी अगर इसराइल हमला करता है तो उसके टारगेट साफ है: हथियारों के डिपो, ट्रेनिंग कैंप और इन गुटों के कमांडर। लेकिन इराकी नेताओं का कहना है कि ऐसा कोई भी हमला इसराइल को और गहरे दलदल में धकेल देगा।
अबू मिताक अल मसद जैसे नेताओं का कहना है कि नेतन्याहू गजा में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। न तो गजा में निर्णायक जीत मिली और न ही सभी बंदियों को छुड़ा पाए। अगर इसराइल सचमुच इराक पर हमला करता है तो उसका असर केवल इसराइल इराक तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर होगा। लेबनान, सीरिया और यमन पहले ही जंग की आग में जल रहे हैं। इराक भी इस लपट में घिरा तो पूरा इलाका अस्थिर हो जाएगा और सबसे ज्यादा इसका असर ईरान पर पड़ेगा, क्योंकि इसराइल का निशाना ईरान समर्थित यही गुट है। ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर हो सकता है। इराक तेल उत्पादन करने वाला बड़ा देश है। युद्ध की स्थिति में तेल सप्लाई प्रभावित होगी और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक साफ दिखाई देगा। विश्लेषकों का मानना है कि इसराइल फिलहाल गजा और लेबनान में फंसा हुआ है। ऐसे में इराक को छेड़ना उसके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। यही वजह है कि इराक के राजनीतिक और धार्मिक नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनके देश को निशाना बनाया गया तो जवाब बहुत बड़ा होगा। यानी नेतन्याहू का यह नया प्लान पूरे क्षेत्र में एक और बड़े युद्ध की नींव रख सकता है। सवाल यही है, क्या इसराइल गजा की तरह इराक को भी युद्ध भूमि बनाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया कि यदि कतर पर फिर कभी हमला हुआ तो अमेरिका प्रतीकात्मक सैन्य कार्रवाई करेगा और कतर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा सुनिश्चित करेगा। यह आदेश इसराइल के हालिया दोहा एयर स्ट्राइक के बाद आया, जिनमें दोहा में मौजूद कुछ फिलिस्तीनी टीम के सदस्यों की मौत और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की मौत हुई थी। घटना ने क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता उभारी। इसराइल ने कहा कि इन हमलों का निशाना हमास से कुछ कमांडर थे जो दोहा में गजा के लिए अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इस घटना के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से क्षमा मांगी और व्हाइट हाउस कॉल में ट्रंप ने भी स्थिति के विवरण पर बातचीत की। अपने आदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग और साझा हितों पर जोर दिया और कहा कि कतर ने कई बार क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका का साथ दिया। इसलिए उनके शब्दों में कतर की सुरक्षा की गारंटी अब अमेरिकी नीति का अहम हिस्सा है। 9 सितंबर की हवाई कार्रवाई के बाद वाशिंगटन ने कतर के साथ रिश्ते सुधारने की भरपूर कोशिश की। वहीं इसराइल के प्रति अपनी वफादारी भी दर्ज रखी।